नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। धुरंधर 2 फिल्म के क्लाइमेक्स सीन में बोनी एम का मशहूर गाना रा रा रासपुतिन फिर से चर्चा में है। अब सवाल है कि ये गाना क्या है और इसमें जिस रासपुतिन का जिक्र है वो कौन था। रूस के सबसे रहस्यमयी किरदारों में से एक रासपुतिन की पहचान एक तांत्रिक के तौर पर की जाती है। रशियन लोग आज भी रासपुतिन के जिक्र भर से कांप जाते हैं। कोई उसे पवित्र संत बताता है तो कोई शैतान का अवतार बताता है। धुरंधर पार्ट 2 मूवी का क्लाइमेक्स सीन चल रहा है जब हमजा के किरदार को पाकिस्तान में आईएसआई चीफ शमशाद हसन पकड़ लेते हैं। उसे बांधकर बुरी तरीके से पिटाई की जाती है। तभी भारत में आईबी चीफ का रोल निभा रहे अजय सान्याल का फोन आता है और वो शमशाद को उनका एक गुप्त वीडियो भेजते हैं जिसमें वो इजरायली लोगों को पाकिस्तान के सीक्रेट बेचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद आईएसआई चीफ हमजा को छोड़ देते हैं और रणवीर पाकिस्तान से निकल जाता है। सिनेमा हॉल में ये सीन चल रहा होता है और बैकग्राउंड में एक खास गाना बज रहा होता है जो चर्चा में है। ये गाना है रा रा रासपुतिन। साल 1978 में बोनी एम का मशहूर गाना रा रा रासपुतिन फिर से चर्चा में है और इसमें जो रासपुतिन का जिक्र है वो कौन थे। रूस के सबसे रहस्यमय किरदारों में से एक है और तांत्रिक के तौर पर पहचान होती है। और आपको बताएं कि इसमें अगर हम देखें तो रूस के इतिहास में यहाँ पर रासपुतिन से अधिक रहस्यमयी, विवादित और शक्तिशाली व्यक्तित्व शायद ही कोई दूसरा हुआ हो। एक साधारण किसान परिवार में जन्मा ये व्यक्ति रूस के अंतिम शाही परिवार के पतन का एक बड़ा कारण बना। रासपुतिन की ये कहानी सत्ता, अंधविश्वास और रहस्य का एक ऐसा मेल है जो आज भी इतिहासकारों को रोमांचित करती है। रासपुतिन को कोई पवित्र संत मानता था तो कोई शैतान का अवतार। उसके राजमहल में प्रवेश से लेकर खौफनाक मौत तक की पूरी कहानी आप इस वीडियो में समझेंगे। रासपुतिन का जन्म 1869 में साइबेरिया के एक छोटे से गांव में हुआ और युवावस्था में उसका जीवन काफी उथल पुथल भरा था। उसे काफी अलग अलग नामों से बोला जाता था। रासपुतिन शब्द का अर्थ है रूसी भाषा में भ्रष्ट या बदचलन से जोड़ा जाता है। बाद में उसने धार्मिक यात्राएं शुरू की, खुद को एक रहस्यमयी हीलर या चमत्कारी बाबा के रूप में स्थापित कर दिया। वो दावा करता था कि उनके पास भगवान से बात करने और बीमारियों को ठीक करने की शक्तियां हैं। अजीबोगरीब कपड़े, गंदे बाल, बदबूदार हाल में रहने वाला रासपुतिन चोरी करने के साथ ही शराब पीने और यहाँ पर औरतों की संगत में लिप्त रहता था। गांव वाले उसे पागल भिक्षु कहते थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लोग कहते थे कि उसके अंदर बीमार व्यक्ति को छूकर ठीक कर देने की शक्ति है। साल 1903 में तीर्थयात्री बनकर सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा। खास बात यह थी कि रासपुतिन के बोलने की ऐसी शक्ति ऐसी थी कि बड़े बड़े पादरी भी उसकी बातों में खो जाते। धीरे धीरे उसने शाही दरबार में जगह बना ली। रासपुतिन की एंट्री रूस के राजमहल में एक मजबूरी के कारण हुई। राजकुमार की बीमारी इसकी वजह बनी। जार निकोलस द्वितीय और रानी एलेक्जेंड्रा का इकलौता बेटा एलेक्सी हीमोफीलिया नाम की एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित था। इसमें चोट लगने पर खून बहना बंद नहीं होता था। एक छोटी सी चोट भी उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। जब शाही डॉक्टर इलाज करके हार गए तब 1905 में रासपुतिन को बुलाया गया। ऐसा कहा जाता है कि रासपुतिन के प्रार्थना और सम्मोहन के बाद राजकुमार की हालत सुधरने लगी। उसने बच्चे के सिर और शरीर पर हाथ फेरा, कुछ मंत्र पढ़े और फिर वो बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। रानी रो पड़ी। उनका अटूट विश्वास रासपुतिन पर जग गया। रानी एलेक्जेंड्रा को यकीन हो गया कि रासपुतिन भगवान का भेजा हुआ दूत है। यहीं से उसकी राजमहल में पकड़ मजबूत हुई। वो राजमहल में शाही परिवार में जाने लगा। धीरे धीरे रासपुतिन केवल एक आध्यात्मिक गुरु नहीं रहा बल्कि राजनीतिक मामलों में भी दखल देने लगा। रानी उस पर इतना भरोसा करती थी कि मंत्रियों और सेना के जनरलों की नियुक्ति रासपुतिन की सलाह पर होने लगी। हालांकि वो बदनाम भी था। महल के बाहर रासपुतिन की छवि एक शराबी और अय्याश व्यक्ति की थी। सेंट पीटर्सबर्ग की नामी गिरामी औरतें उसके पास आती थी। रासपुतिन कहता था कि पाप करके ही पवित्रता मिलती है। उसकी महफिलों में राजकुमारियां, डचेस और मंत्रियों की पत्नियां भी शामिल होती थी। ऐसा कहा जाता है कि रासपुतिन ने कई रूसी कुलीन परिवारों की औरतों को अपने वश में कर लिया और जार को भी उसने कहा था कि तुम्हारे दरबार में जितने मंत्री हैं सब मेरे कहने पर चलते हैं। उसके और रानी के बीच अवैध संबंधों की अफवाहें पूरे रूस में फैल गई, जिससे राजशाही की गरिमा मिट्टी में मिल गई।
प्रथम विश्व युद्ध के समय जब जार निकोलस द्वितीय युद्ध के मोर्चे पर गए तो पीछे से रास्पुतिन और रानी ने मिलकर शासन चलाया, जो रूस के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित हुआ। रास्पुतिन के बढ़ते प्रभाव से परेशान होकर कुछ शाही रईसों ने उसे खत्म करने की साजिश रची, जिसकी अगुवाई प्रिंस फेलिक्स यूसुपोव कर रहे थे। उसकी मौत की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं। ऐसा कहा जाता है कि उस पर जहर और गोली तक का असर नहीं हुआ। ये बात साल 1916 के दिसंबर महीने की है। साजिशकर्ताओं ने रास्पुतिन को पार्टी के बहाने बुलाया, उसे साइनाइड मिला हुआ केक खिलाया, वाइन पिलाई, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि घातक जहर का उस पर कोई असर नहीं हुआ। गोलियों की बौछार की गई। जब जहर ने काम नहीं किया तो प्रिंस फेलिक्स यूसुपोव ने उसे सीने में गोली मारी। रास्पुतिन गिर गया, लेकिन कुछ देर बाद वो अचानक से उठा, भागने की कोशिश की। इसके बाद उसे 3 और गोलियां मारी गई, जिनमें से एक उसके माथे पर लगी। रास्पुतिन को उसके हत्यारों ने उसे जंजीरों से बांधकर बर्फीली नेवा नदी में फेंक दिया। उसकी पोस्टमार्टम में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जब बाद में उसका शव मिला तो कहा जाता है कि उसके फेफड़ों में पानी था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि जहर और गोलियां खाने के बावजूद रास्पुतिन जिंदा था और उसकी मौत पानी में डूबने से हुई थी। मरने से पहले रास्पुतिन ने जार को एक पत्र लिखा था, जिसमें उसने एक डरावनी भविष्यवाणी की थी। उसने कहा था कि अगर मेरी हत्या क्रांति में शामिल साधारण किसानों ने की तो राजशाही बची रहेगी, लेकिन अगर मेरी हत्या आपके परिवार के सदस्यों ने की तो 2 साल के अंदर ही आपका पूरा परिवार मार दिया जाएगा और रूस में रोमानोव राजवंश की समाप्ति के साथ ही राजशाही खत्म हो जाएगी। अब इसमें कई लोगों के लिए ये हैरानी की बात रही कि रास्पुतिन की मौत के ठीक 15 महीने बाद रूस में क्रांति हुई और जार निकोलस द्वितीय, रानी और उनके सभी बच्चों को गोलियों से भून दिया गया। 1917 में रूस में क्रांति हुई, जार निकोलस को गद्दी छोड़नी पड़ी। इसके अगले साल जुलाई 1918 में बोल्शेविकों ने जार, रानी और उनके 5 बच्चों को एक तहखाने में गोली मार दी। 300 साल पुराना यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके से जो शासन चल रहा था वो खत्म हुआ। रास्पुतिन की भविष्यवाणी सच साबित हुई। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट जरूर करें।